एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द साइंस बीकन। तो मॉक टेस्ट की इस सीरीज में 9वां दिन है हमारा। तो पेपर के लिए हमारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ग्लूकोज और अनदर कंपाउंड रिक्वायर्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एनर्जी। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ग्लूकोज और अदर कंपाउंड रिक्वायर्स, जब किसी भी फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है ग्लूकोज में या किसी और कंपाउंड्स में, तो किस चीज की हमें वहां पे जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की और एनर्जी की। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? एनर्जी, डी। ठीक है। तो क्या होता है ना, जब कोई प्रोसेस होती है जिसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो क्या करता है, मतलब ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, किस पे? किसी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि एटीपी हो सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वहां से ये ट्रांसफर होता है किसमें? किसी और सबस्ट्रेट में। ठीक है, वो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका? फॉस्फेट ग्रुप का एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स से एक सबस्ट्रेट में। ठीक है। अब जब ये ट्रांसफर हो रहा है ना, तब क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी मिलती किससे है? जब हमारा एटीपी जो है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है। एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यहां से सप्लाई होता है एनर्जी। उसके बाद है, इन मैमल्स द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन है लैक्टिक एसिड इन मसल्स, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड स्प्लीन, ग्लूकोज इन लीवर एंड मसल्स। तो मैमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहाँ पे और किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ये हमें बताना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, अब जो ये ग्लाइकोजन होता है ये हमें पता है, ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, जो क्या करता है? प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म होता है। किसका प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म होता है? ये ग्लूकोज का। ठीक है। कहां पे? लीवर और मसल्स में। ठीक है ना। जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का लीवर और मसल टिश्यू में। ठीक है। जब अब हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो ब्रेक डाउन करती है इनको किसमें? कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा कार्बोहाइड्रेट से। और क्या होता है, ये एनर्जी के लिए यूज होता है, हमें पता है। लेकिन जितना भी ग्लूकोज बनता है वो इमीडिएटली सारा का सारा यूज नहीं होता है। ठीक है। एनर्जी को मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए हमारा पूरा दिन काम करते हैं, तो एक ही टाइम पे तो हम यूज नहीं कर सकते ना सारा, इसीलिए उसको स्टोर किया जाता है। और ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करा जाता है इससे। ठीक है। क्या होता है, एनर्जी को तो मैनेज हुआ ही, और ब्लड जो हमारा लेवल है शुगर का ब्लड में, वो क्या करता है? मैनेज किया जाता है। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम क्या करके? स्टोर करके। ठीक है। अब जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर रहता है बोला हमने? लीवर में और मसल्स में। ठीक है। जो लीवर होता है ना, ये करता है ग्लाइकोजन को स्टोर और रिलीज करता है ग्लूकोज को कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा ये। जब भी जरूरत होगी तो ये क्या करेगा? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा। जो लीवर का ग्लाइकोजन होता है वो क्या करता है? स्टेबल करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है।
ठीक है। ब्लड शुगर लेवल्स को जब भी हम खाना ले रहे हैं मील्स के और पीरियड ऑफ फास्टिंग होता है, यानी कि जब हम खाना नहीं लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। मतलब जब हम खाना ले रहे हैं तब तो हमारे पास एनर्जी है, क्योंकि हम खाना ले रहे हैं, कार्ब्स वगैरह हैं, उसको ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, बॉडी एनर्जी की तरह यूज कर रही है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। बाकी का वो क्या करेगा, लीवर में स्टोर कर रहा है, जिसको क्या हो रहा है, जो हम यूज करते हैं कब, जब ब्लड शुगर लेवल हमारा मेंटेन करने के लिए। और जो मसल्स होता है, मसल्स में क्या होता है, इसमें भी स्टोरेज का काम होता है, लेकिन जो लीवर का ग्लाइकोजन होता है उसकी तरह नहीं होता है ये, ठीक है। जो ग्लाइकोजन मसल्स का होता है वो डायरेक्टली यूज होता है मसल सेल से। मसल सेल्स इसको यूज करती हैं, ठीक है। लीवर वाला क्या हो रहा था, ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे थे ना, हम रिलीज कर रहे थे ब्लड स्ट्रीम में, बट ये क्या कर रहा है, मसल सेल इसको डायरेक्टली यूज कर ले रही है, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब भी होगी, जब फिजिकल एक्टिविटीज होंगी तब ये यूज होता है, ठीक है। ये होता है जो मसल्स होती हैं वो किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है जो फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम पे जरूरत है, और जो लीवर में है वो होता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए मील्स और पीरियड ऑफ फास्टिंग के टाइम पे, ठीक है। अब है अगला, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड, नन ऑफ द अबव। हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, आपको ये बताना है। देखो, माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जब आरसीबी, सॉरी कुछ ज्यादा ही आरसीबी हो रहा है। माइक्रोसाइटिक क्या होता है, माइक्रोसाइटिक का मतलब जब रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं नॉर्मल से, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल सेल्स से या नॉर्मल आरबीसी से क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। और हाइपोक्रोमिक क्या होता है, इसका मतलब होता है पेलर होते हैं ये। पेलर किससे, नॉर्मल आरबीसी से, ठीक है। पेलर यानी कि लाइट कलर के, या हम बोल सकते हैं इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम होता है नॉर्मल से, ठीक है, इसमें। तो अब बताइए ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी, ठीक है। ये देखिए, आयरन डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जो क्रूशियल कंपोनेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन ये वो है, तो इनके मतलब ये नहीं बना पाती बॉडी, ठीक है, क्योंकि इनफ आयरन नहीं मिल रहा है। अगर आयरन नहीं मिल रहा है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती है आरबीसी के लिए, जिसकी वजह से स्मॉलर और पेलर कलर के सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर मतलब आयरन की कमी से होते हैं, कभी कभार क्रोनिक ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से, या पुअर डाइटरी इनटेक होता है उसकी वजह से, इन सब की वजह से हो सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये देखिए, ये हमारे पास है नॉर्मल आरबीसीज, ब्लड है ये, वैसे यहाँ पे आरबीसी भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी है, प्लेटलेट्स वगैरह भी है, बट क्या करना है, हमें आरबीसी पे ध्यान देना है, ठीक है। जो ये रेड ब्लड सेल है, अभी ये नॉर्मल जब है तब की बात करेंगे, देखिए इसका कलर क्या है, रेड कलर के हैं ये, डार्क थोड़ा सा, और इसका साइज क्या है, एवरेज है। माइक्रोसाइटिक जब होगा तब क्या होगा, इनका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोसाइटिक में साइज छोटा हो जाएगा और मैक्रोसाइटिक में साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किससे, नॉर्मल आरबीसी से बड़ा साइज हो जाएगा, ये देखिए। हाइपोक्रोमिक जब होगा तो कलर हम देख रहे हैं, पेलर कलर देखने के लिए मिल रहा है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर विजन, पोटेशियम, सॉरी विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई।
Which of the following vitamins is concerned with the proper vision? Vitamin K, vitamin A, vitamin D, vitamin E. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम सबको पता है कि विटामिन ए इसका सही ऑप्शन हो जाता है। ये होता है की कंपोनेंट होता है जो रोडोप्सिन होता है ना, रोडोप्सिन क्या है? ये एक पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? कहाँ पे पाया जाता है? रेटिना में। जिसकी वजह से लो लाइट कंडीशन के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, रोडोप्सिन क्या होता है? की कंपोनेंट होता है विटामिन ए का। ये एक पिगमेंट होता है जो रेटिना में होता है और अलाउ करता है हमको लो लाइट कंडीशन में देखने के लिए, इसेंशियल होता है नाइट विजन के लिए। ठीक है, विटामिन के का हमको पता है ये क्या होता है? मेनली ब्लड क्लॉटिंग में एंड बोन हेल्थ में। ठीक है, बोन हेल्थ में हो गया। उसके बाद विटामिन डी का हमको पता है ये बोन हेल्थ में और इम्यून सिस्टम में। ठीक है, विटामिन ई का हमको पता है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, यहाँ पे सारे विटामिन की टेबल दी है, सोर्सेस, फंक्शन और उनकी डिफिशियंसी। उसके बाद है द बाइल सेक्रेटेड बाय द लीवर सेल्स पास इनटू द गॉल ब्लैडर थ्रू गॉल डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर सेल्स, हमें पता है बाइल कहाँ से सेक्रेट होती है? लीवर सेल्स से। और ये पास होती है गॉल ब्लैडर में जहाँ पे स्टोर होती है, बट किसके थ्रू पास होती है ये हमें बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये देखिए ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे ये इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या होती है? सिस्टिक डक्ट। और लीवर से जो इसको कनेक्ट करेगी वो होगी हेपेटिक डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट। और नीचे को कलर से बताती हूँ मैं आपको, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये हमारा हेपेटिक डक्ट है, सॉरी सिस्टिक डक्ट है। ये हमारा हेपेटिक डक्ट है और ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, तो क्या होता है जो बाइल सिक्रीट होती है लीवर सेल से, वो किसके गॉल ब्लैडर में किसके थ्रू पास होती है ये हमें बताना है। तो सिस्टिक डक्ट होगा। क्या होता है ना, बाइल का प्रोडक्शन हमें पता है लीवर प्रोड्यूस करता है। और बाइल क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये भी हमें पता है कि डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है जब फैट्स का, तो वहां पे फैट्स के लिए। ठीक है, ये होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट कैसे होगी ये गॉल ब्लैडर में? तो जो सबसे पहले जो हेपेटिक डक्ट होती है ना, ये क्या करती है? पहले बाइल फ्लो करता है लीवर से इस हेपेटिक डक्ट में, यहाँ पे। ठीक है, इस हेपेटिक डक्ट के बाद फिर वो क्या करता है? सिस्टिक डक्ट में इधर को जाता है, यहाँ को फ्लो होता है। सिस्टिक डक्ट में रीच करता है और यहाँ पे ये क्या कनेक्ट करती है? इसको गॉल ब्लैडर से कनेक्ट करता है ये सिस्टिक डक्ट। तो ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर स्टोरेज के लिए काम आता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा? स्टोर करेगा और कंसंट्रेट करेगा बाइल को जब तक ये डाइजेशन के लिए जरूरी नहीं होती। और ये फिर इसको रिलीज कर देता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे सीधे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अब क्या होगा ना, एक चीज और होती है कि जो ये बाइल होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे वो स्टोर होता है, तब वो क्या होता है? वेट, इतने डिटेल में वैसे नहीं जाते हैं, पर
हमें इतना पता है कि जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं, स्पेशली कोई फैटी फूड खाते हैं, कोई भी फूड हो सकता है लेकिन स्पेशली फैटी फूड जब हम खाते हैं तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, रिलीज करेगा बाइल को इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हमारे अदर ऑप्शंस भी थे कि हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये क्या होता है? जो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है ये इन्वॉल्व करता है जो पैसेज होता है बाइल का और पेनक्रियाटिक जूस का एक स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लेकिन ये बाइल के लिए जो बाइल जो लेता है वो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हेपेटिक डक्ट है। ये हेपेटिक डक्ट हमें पता है कि डायरेक्टली ये कनेक्ट नहीं रहता गॉल ब्लैडर से, कैरी तो करता है ये बाइल को लीवर पे, बट क्या करता है, गॉल ब्लैडर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है। लीवर से जो बाइल होता है पहले हेपेटिक डक्ट में जाता है। ठीक है, पहले हेपेटिक डक्ट में जाता है, उसके हेपेटिक डक्ट में जाता है, उस लीवर से जो बाइल होगा पहले हेपेटिक डक्ट में जाएगा, फिर सिस्टिक डक्ट में जाएगा, उसके बाद लास्ट में गॉल ब्लैडर में जाता है। ये इसका पथ होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि गॉल ब्लैडर में पहुंचाने वाले सेल्स कौन से होते हैं, लीवर से सिस्टिक डक्ट। अब आता है द चीफ सिमिलैरिटी बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इज दैट बोथ आर प्रोटीन्स, both can be used again and again, both are needed in minute quantity, both act as particular pH, act at a particular pH। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमें पता है कि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दोनों वापस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बोथ आर नीडेड इन माइन्यूट क्वांटिटी, हाँ सही है। और दोनों पर्टिकुलर पीएच पे एक्ट करते हैं, नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि पीएच क्या होता है, सिर्फ एंजाइम्स के लिए मैटर करता है, हार्मोन्स के लिए पीएच मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये कुछ हमने सिमिलैरिटी और क्या दिए हैं, डिफरेंसेस दिए हैं। सिमिलैरिटी देखते हैं। सबसे पहला है एंजाइम्स हार्मोन सिंथेसाइज्ड होते हैं बॉडी में और ऑब्टेन नहीं होते फूड से, करेक्ट है। ठीक है, पर हमें पता है ना ये चीज कि हम फूड का इंटेक कर रहे हैं तब जाके नहीं मिल रहा, बल्कि हमारी बॉडी खुद से एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाती है। उसके बाद माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, करेक्ट है, ये हमें ऑप्शन में दिया था। उसके बाद है कि दोनों हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हमें पता है, सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल होते हैं, सही है। उसके बाद क्या होते हैं, ये स्टोर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है थायरोक्सिन का, जो स्टोर्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंसेस की बात करें हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच में, तो देखिए केमिकल नेचर की बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, जबकि ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं या केटोकोलामाइन होते हैं या स्टेरॉइड हो सकते हैं, जबकि एंजाइम सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत था। अब आ गया नेचर ऑफ सेक्रेशन। तो हमें पता है हार्मोन सेक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से या सेल्स के अंदर ही होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जहां पे उनको एक्शन करना है उस एक्शन के साइट तक ये क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ठीक हो गया, जबकि जो एंजाइम है उसका क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये क्या होते हैं, सेम ऑर्गन टू ऑर्गन ही होते हैं, मतलब जिस ऑर्गन में है उसी में या उसी के सेल्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो मोस्टली हार्मोन्स क्या होते हैं, डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन सेल मेटाबॉलिज्म, दे ओनली स्टिमुलेट द प्रोसेस। ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ये उसको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तुम जाके काम करो। ठीक है, ये डायरेक्टली काम नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, डायरेक्टली टेक पार्ट करते हैं सेल के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट होता है ना एंजाइम, हमें पता है। उसके बाद आफ्टर द एक्शन क्या होता है, देखते हैं हार्मोन्स में क्या होता है,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एक्शन हार्मोन्स आर डीनेचर्ड और डिस्ट्रॉयड, हेंस दे हार्मोन कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। ठीक है, बार बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन एंजाइम्स का कर सकते हैं। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, आर नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एक्शन, हेंस दे एंजाइम, हेंस सेम एंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। उसके बाद है प्लेस ऑफ स्टिमुलेशन और एक्शन। जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एक्शन को आफ्टर एंटरिंग इन द सेल्स, और एंजाइम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं केमिकल एक्शन को आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड ऑफ द सेल। नेचर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, हमें पता है, और ये बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, हमें पता है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और इनका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। किनका, एंजाइम हाई मॉलिक्यूलर वेट और हार्मोन्स का लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये भी आ सकता है, मैं इसे कम्युनिटी में डाल दूंगी, ये वाला पेज और विटामिन वाला पेज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द रिमेनिंग थ्री, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, टाइलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, बताना है कि कैटेगरी एक टाइप की ही कैटेगरी होगी, उनमें से 3 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, उस डिफरेंट को हमें पहचानना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाइलिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये एक एंजाइम है टाइलिन। ठीक है, जो स्पेशली कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, ये क्या होता है स्पेशली, टाइलिन क्या होता है, अमाइलेज होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, अब पता चले क्या होगा, अमाइलेज और टाइलिन से याद आ रहा होगा कि हमारे डाइजेशन में जो होता है कार्बोहाइड्रेट के, वहां पे हेल्पफुल होता है, कहाँ पे होता है, ये सलाइवा में होता है। ठीक है, बाकी जो गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन और ग्लूकागॉन है, ये तीनों क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, क्या है ये, हार्मोन्स है। ठीक हो गया, गैस्ट्रीन हमें पता है स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को स्टोमक में। सिक्रेटिन हमें पता है स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस और बाइल को। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये हमने पहले भी बात की है कि क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है उसको रेज करता है, क्या करके, ग्लूकोज का रिलीज जो होता है लीवर से उसको प्रमोट करके। ठीक है, अगला है ट्रिप्सिनोजन is secreted by stomach, liver, duodenum और pancreas। stomach, liver, duodenum, pancreas। duodenum क्या होता है हमें पता है ना, जो इंटेस्टाइन का इनिशियल या फर्स्ट पार्ट होता है वो duodenum होता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, पेनक्रियाज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होता है ना, ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है। ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, उसका ये क्या होता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है। ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड भी होता है और रिलीज भी होता है पेनक्रियाज के थ्रू। ठीक है, कहाँ रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जब जैसे ही ये डुओडेनम में पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही डुओडेनम में पहुंचेगा, यानी कि हमने अभी बात करी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो वहां पे, ठीक है, डुओडेनम कहते हैं उसको। जैसे ही ये डुओडेनम में पहुंचेगा तो ट्रिप्सिनोजन जो अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में था वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। किसमें, ट्रिप्सिन में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके थ्रू होगा, एक एंजाइम के थ्रू जिसको बोलेंगे एंट्रोकाइनेज। इस एंजाइम के थ्रू क्या होगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये की रोल प्ले करता है डाइजेस्टिंग प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। ठीक है, अब अगला है cholesterol is necessary for the synthesis of vitamin C, vitamin B, estradiol,
या इंसुलिन। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हमने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एस्ट्राडियोल। ठीक है, एस्ट्राडियोल क्या होता है आप बोलोगे, एस्ट्राडियोल क्या होता है, ये क्या होता है, एस्ट्रोजन, एक टाइप का एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ये क्या है, एस्ट्रोजन है, जो क्या होता है हमें पता है, जो डेवलपमेंट होगा या रेगुलेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एस्ट्राडियोल क्या होता है, सिंथेसिस कहाँ पे होता है, फीमेल्स की ओवरीज में, ओवरीज तो फीमेल में ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये अच्छी क्वांटिटी में होता है, लेकिन जो बोलेंगे कई कबार नहीं, बहुत लेस क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और जो टेस्टिस होते हैं वहां पे भी होता है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में। वाला चार्ट आप खुद से देख सकते हैं एक बार, ये भी मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। ठीक है, कैसे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कैसे एक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन दिखाकर क्या करेगा, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, करेगा। अब है टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स आर अब है टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव इज 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर ऑफ ये एंजाइम्स, हम ह्यूमन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमन एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 37 के अराउंड हमारा क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन की बॉडी का। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है इतना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ढलते हैं। यहाँ पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं, ऑप्टिमल टेम्परेचर वही तो होता है ना, यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है किसी भी एंजाइम्स की या बैक्टीरिया फंगी किसी के भी लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर का यूज होता है। तो ये क्या, अभी हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, अब इसका जो एग्जैक्ट ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो वेरी करता है, वेरी करता है, और वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक एंजाइम को एंजाइम्स में और उसके सोर्स में। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ये 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक क्वेश्चन है जो आप सब करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिल्क प्रोटीन, लैक्टोजन, मायोसिन, केसिन, रेनिन। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।